हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कमेंट्स क्या थे संडे चर्चा के दूसरे वीडियो के ऊपर, और एक एक करके आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर, वो है सलमान का। वो पूछे, सर आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप इन एसईओ विच इज अबाउट टू एंड, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द फ्यूचर? शुड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और स्टार्ट वर्किंग विद अ कंपनी ऑन साइट जॉब? प्लीज आंसर दिस इन नेक्स्ट संडे चर्चा वीडियो। देखिए, अगर आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आपने इंटर्नशिप में कितनी सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी सीख रखी हैं। अगर आप खुद से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीटली हैंडल करने के कैपेबल हैं तो आप फ्रीलांसर वेबसाइट्स के ऊपर भी अकाउंट्स बनाकर आराम से जो है वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो जॉब है वो भी करना चाहें तो वो जॉब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टेक्निकली अभी आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं, परफेक्टली आप प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है, देन मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन साइट जो है वो जॉब जो है वो ले लें और वहां से बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करें। उसके बाद अपना फ्रीलांसिंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें केवल फ्रीलांसिंग रिलेटेड वेबसाइट्स की, उन पे अकाउंट बनाने की बात है तो आप अकाउंट बना सकते हैं। कुछ और चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि लोग किस टाइप से जॉब्स वगैरह वहां पर पोस्ट करते हैं, किस टाइप से आप बिडिंग कर सकते हैं उन चीजों के लिए, तो अनुभव जरूर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट, नेक्स्ट इस चिराग का क्वेश्चन, सर गूगल एड्स पेड कोर्स कब आएगा? देखिए, इस हफ्ते हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको रिलीज कर दें, सो कीप फॉलोइंग द चैनल, उसी के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो आ जाएगी। यहाँ पर एपीसी XYZ का भी क्वेश्चन है, बैकलिंक इज बिल्ट फॉर वेबसाइट और डिफरेंट पोस्ट? देखिए, बैकलिंक्स आप बनाते हैं डिफरेंट पेजेस के लिए, वो वेबसाइट का होम पेज भी हो सकता है या वो आपकी वेबसाइट का ब्लॉग पेज भी होता है। तो जिस तरीके से एसईओ अगर हम ऑन पेज करें एसईओ का तो एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर करते हैं, उसी तरीके से जब आप ऑफ पेज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस स्पेसिफिक पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑफ पेज कर रहे हैं। तो डिफरेंट पोस्ट इज द आंसर। राइट, इसके बाद शिवम का क्वेश्चन यहाँ पर, हेलो सर, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर द थर्ड टाइम, प्लीज आंसर। I have learned Facebook ads and Google ads from your videos and one of my friend, but just because I am a fresher, no company is hiring me. How can I start my career in ads? देखिए, ये रहेगा अगर आपने केवल YouTube के ऊपर जो है वो सीखा हुआ है, कहीं से कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ है, कहीं से कोई रिकमेंडेशन आपके पास नहीं है, और अगर आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं और कहते हैं मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए, अगर आपको करियर एड्स में बनाना है और आपको प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो एक बार के लिए कहीं पर आप एक प्रॉपर जो कोर्स है वो कर लें, उससे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, वहां की नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके आपको कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाएंगी, वहां पर जो आपको ट्रेनर्स वगैरह गाइड करेंगे उसके हिसाब से आपके पास एक बेसिक सा जो पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा। और उसके बाद क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के पास जनरली कुछ कंपनीज आती है कि मेरे को अच्छे कैंडिडेट्स आप दीजिए, तो फिर वहां पर आप एज एन इंटर्न शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने मेरे गूगल एड्स और फेसबुक एड्स से इनफ सीख लिया है, कॉन्फिडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में आप जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह है, उनके बिजनेस को समझने की कोशिश करें और उनके बिजनेस के लिए जो एड्स वगैरह उनको रन करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश करें। शुरुआत में मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। राइट, एक और क्वेश्चन है, सर जो ब्लॉग पोस्टिंग बैकलिंक्स या फिर आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स होते हैं, इनसे हमारी वेबसाइट को क्या बेनिफिट होते हैं? क्या ट्रैफिक भी आता है इन वजह से? नहीं, देखिए, जब आप बैकलिंक्स बनाते हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उन बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा और वो हमारी वेबसाइट के लिए एक तरीके से रेफरल ट्रैफिक होगा, और वहां से लोग आने के बाद फिर हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी है वो कंज्यूम करेंगे। अगर हमने एडसेंस लगा रखा है तो उनकी अर्निंग हो, ऐसा नहीं होता। देखिए, बैकलिंक्स आप इसलिए बनाते हैं सो दैट उस पेज की जो अथॉरिटी है वो बिल्ड हो, और वो जो पेज स्पेसिफिक कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं आप, उन कीवर्ड्स, उन क्वेरीज के ऊपर वो पेज एसईआरपी में रैंक हो। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह बैकलिंक्स बनाऊं जहां से ट्रैफिक आ सके, फिर आपको डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढनी पड़ेंगी जहां पर ऑलरेडी जिन पेजेस के ऊपर पहले से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उन पेजेस के ऊपर जब आपका बैकलिंक्स बनेगा तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। अदरवाइज बैकलिंक्स बनाने का ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता है कि आपको वहां से ट्रैफिक चाहिए। अगर थोड़ा बहुत वहां से ट्रैफिक आ भी जा रहा है तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है, बट बैकलिंक्स का पर्पस वेबसाइट या वेब पेज की जो अथॉरिटी है उसको बिल्ड करना होता है। यहाँ पर संजय का एक और क्वेश्चन है, आज के टाइम बहुत सारी एसईओ कंपनी में ऑफ पेज की ओल्ड स्ट्रेटजी से वर्क किया जा रहा है, जैसे प्रोफाइल क्रिएशन, ये सारी इन्होंने मेंशन करी हुई है। क्या आज के टाइम में सारी ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं? आपकी एसईओ एजेंसी किस तरह ऑफ पेज में वर्क करती है? प्लीज वीडियो बनाएं। आपके कोर्स की वीडियो मैंने बहुत देखे हैं, आपने भी ये सारी ऑफ पेज स्ट्रेटजीज कवर की है। आज के टाइम में एसईओ करने वाला हर बंदा कंफ्यूज है कि वेब पेज रैंक कैसे कराएं, बस बैकलिंक्स ही बैकलिंक्स बनाए जा रहे हैं, रिजल्ट का कुछ पता नहीं। देखिए, बैकलिंक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसईओ का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पहले से आप बेहतर तरीके से ऑन पेज करके रखें, अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ करके रखें। आप ये समझें कि आप बहुत सारे डिफरेंट जो पेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, उनको किन स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा जब स्केलेटन रेडी
हो जाता है ना, फिर आप अपने बैकलिंक्स की प्लानिंग करते हैं। बैकलिंक्स की प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पेसिफिक पेज है, उस पेज के ऊपर आप कितने बैकलिंक बनाए और क्यों बैकलिंक बनाए, इसका आंसर आपको इस तरीके से मिलेगा कि वो पेज जिन क्वेरीज के ऊपर आप रैंक कराना चाहते हैं, उन क्वेरीज के ऊपर, उन कीवर्ड्स के ऊपर, उन इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर और डिफरेंट कौन से पेजेस रैंक हो रहे हैं और उनकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो कैसी। मान के चलते हैं कि अगर उनकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही खराब है, तो आप भी थोड़े बहुत ही बैकलिंक्स बनाएंगे, मीडियम क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी है कि आप उनको बीट कर जाए, प्रोवाइडेड बाकी के सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हो। तो बैकलिंक्स की क्वालिटी जो है वो हमें कितना पुश देगी या हमें कितना सपोर्ट करेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वो बैकलिंक्स किस पेज के लिए बना रहे हैं और वो पेज किन से कॉम्पीट कर रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बैकलिंक्स, जैसे कमेंट वाले बैकलिंक्स हैं या जो आप बहुत सारे डायरेक्टली सबमिशंस करते हैं, ये तो प्योर स्पैम बैकलिंक्स हैं। इनका मतलब कि आप केवल अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बट कोई फायदा इनसे नहीं होने वाला है, राइट। गेस्ट पोस्टिंग वगैरह है या गेस्ट ब्लॉगिंग वगैरह है, वो सॉलिड बैकलिंक्स है, वहां से आपको क्वालिटी बैकलिंक्स जो है वो मिल जाते हैं। तो हम एज एन एजेंसी भी बहुत सारी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस है वो ये होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स है ना, उनके किन किन पेजेस को हम रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बैकलिंक्स की प्लानिंग किस तरीके से करें। आप हर जगह सेम ही स्ट्रैटेजी बैकलिंक्स की नहीं लगा सकते। आई बिलीव ये क्लियर हुआ होगा। कुलदीप का क्वेश्चन, सर मेरे स्कूल वाले क्लाइंट्स हैं, मैं उनके लिए फेसबुक एडमिशन वाली लीड्स कैसे जनरेट करूं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, उनका बजट कम ही रहता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए क्या स्कूल का अगर पर्पस है ना, जाहिर सी बात है ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होगी, कुछ 5, 10, 15 किलोमीटर के रेडियस में जो एड्स हैं वो चलाने होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप चलाइए, वीडियोस वगैरह एड्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो क्रिएटिव्स हैं उसमें वीडियो वगैरह अगर आप मल्टीपल बना पा रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लीड है वो डिक्रीज हो सकती है और लीड की क्वालिटी भी जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। एक लैंडिंग पेज बनाकर वहां पर ट्रैफिक लाकर लीड जनरेट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप जो फेसबुक का नेटिव लीड जनरेशन का फॉर्म होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको लीड्स मिल जाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्रिएटिव एंगल पर बहुत ज्यादा आपको प्ले करने की जरूरत है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा सीजनैलिटी वगैरह का, ऐसा ना हो कि एडमिशन मार्च में होते हैं फॉर एग्जांपल और आप ऐड चला रहे हो दिसंबर में, आप सोचो वहां परफॉर्मेंस आ जाए, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो इन सब एस्पेक्ट्स को समझिएगा। या स्कूल की इमेज बहुत ही ज्यादा निगेटिव है, बहुत बेहतर नहीं है, अब आप कितना भी उसको पिश करने की कोशिश करें, गार्जियंस जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ऑडियंस टारगेटिंग में थोड़ा सा गार्जियंस को टारगेट करने की कोशिश करें, पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करें। अगर छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, 11, 12 के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके एट्रीब्यूट से रिलेटेड ऑडियंसेस बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे छोटे बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करें, 4th, 5th वाले, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि 4th, 5th के जो पेरेंट्स होते होंगे वो किस टाइप का ऐड देखना चाहते हैं, वो किस टाइप की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो किस टाइप का स्कूल ढूंढ रहे होंगे, उनके क्या एट्रीब्यूट्स है, और इन सबको मैच करके आप अपनी ऑडियंसेस और टारगेटिंग को सेटअप करें। आई बिलीव मदद मिलेगी आपको इससे और आप बेहतर तरीके से एड्स रन कर पाएंगे। सर फेसबुक एड्स के लिए वेबसाइट मस्ट है या विदाउट वेबसाइट भी फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं? बिल्कुल रन कर सकते हैं। विदाउट वेबसाइट फेसबुक का नेटिव फॉर्म को यूज करके आप एड्स रन कर सकते हैं। सर काइंडली मेक अ वीडियो इफ पॉसिबल, हाउ कैन आई रैंक वन वेबसाइट इन डिफरेंट कंट्रीज। इंटरनेशनल एसईओ का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। संकेत का यहाँ पर क्वेश्चन है कि आई एम कमेंटिंग 4th टाइम, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू क्रिएट डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो। अगर देखो टेक्निकली बात करें तो वो तो एक लंबी प्रोसेस है, बट मोटी मोटी चीज मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में 3 ही चीज होती है। आपका स्किल सेट क्या है, किन टूल्स और किन चीजों को लेकर आप परफेक्ट हैं, किन चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं आप। सेकंड, किन लोगों के लिए आपने काम किया और जब आपने उन लोगों के लिए काम किया है तो आपको रिजल्ट्स किस तरीके से मिले। ये 3 चीजें, इनको 3 चीजों को विजुअली फॉर्मेट में आप मेंशन कर दें, पोर्टफोलियो बन गया। पहला क्या कि स्किल सेट क्या है आपका, आपको क्या क्या चीजें आती है। लेट्स से आपको फेसबुक एड्स आता है, तो किस इंडस्ट्री या किस टाइप के क्लाइंट्स के लिए आपने फेसबुक एड्स रन किए हैं, राइट। और जब आपने फेसबुक एड्स रन किए तो क्या स्ट्रेटजीज अपनाई और उससे क्या रिजल्ट्स आए। बस यही 3 चीजें होती हैं पोर्टफोलियो में। इफ दिस इज देयर, आपका पोर्टफोलियो रेडी है, राइट। अब यहाँ पर रितेश का क्वेश्चन है, सर एक स्टूडेंट है जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया और उसे 1.5 साल हो गए वर्डप्रेस और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में और बाकी सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की, एंड सिंस यू आर इन आईटी ऑल्सो, तो आप बाकी चीजें भी सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह। देखिए ठीक है, आप सीख रहे हैं, बट आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक चीज को ही चुनना पड़ेगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़े, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़े। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये मत सोचिए कि मैं दोनों ही चीजों पे, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 नावों पे पैर रख के आगे निकल जाऊंगा तो वो चीज कहीं ना कहीं जाकर फंसेगी। तो स्टार्टिंग से इस बात का फोकस रखें कि एक ही फील्ड को पकड़ के चले। बाकी चीज में थोड़ा सा ओवरव्यू अगर है, जैसे वेब डेवलपमेंट के बारे में बेसिक्स अगर आप समझते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसमें करियर बनाने का मतलब उसमें
उसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए, फिर उसमें आपको लगना पड़ेगा। जब उसमें लगने लगेंगे तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू ही केवल आपके पास रह जाएगा। तो किसी एक फील्ड को एक्सपर्टाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आप आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, सर ई कॉमर्स वेबसाइट के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉपिफाई की वेबसाइट ज्यादा बेहतर रहती है या वर्डप्रेस की? देखिए, एसईओ के फंडामेंटल्स नहीं बदलते हैं। एसईओ के जो नियम है, चाहे वो शॉपिफाई की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी कस्टम कोडेड वेबसाइट हो, चाहे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, नियम वही रहते हैं, टाइटल उसी तरीके से लिखा जाना है, मेंशन करने का तरीका बदल जाता है। जैसे शॉपिफाई की अगर वेबसाइट की हम बात करें तो उसके अंदर भी डिफरेंट प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू आप सारी चीजें कर सकते हैं, बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इंप्लीमेंटेशन का तरीका शॉपिफाई के अंदर कॉम्प्लिकेटेड है, इंप्लीमेंटेशन का तरीका वर्डप्रेस के अंदर ज्यादा इजी है। तो अगर आप शुरुआत में हैं और आपके पास चॉइस है और आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं करनी, मतलब एड्स वगैरह नहीं रन करने, तो आप वर्डप्रेस को प्रायोरिटी दे सकते हैं। वैसे अगर एड्स भी रन करने तब भी वर्डप्रेस के साथ आप जा सकते हैं, आप खुद से बड़ी आसानी से उसके ऊपर जो एसईओ है वो कर सकते हैं। शॉपिफाई वगैरह में क्या होता है कि भाई थोड़ी सी जो प्लगइन्स वगैरह है वो भी पेड है आपकी, यानी एप्लीकेशन जो होती है वो भी पेड होती हैं, तो लोग वर्डप्रेस के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। प्लस वर्डप्रेस में जो अगर आपको कुछ और फर्दर बहुत सारे कस्टमाइजेशंस करवाने हैं तो डेवलपर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो लोग वर्डप्रेस के ऊपर ज्यादा जाना पसंद करते हैं। बस थोड़ा सा एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, बट वो भी कोई उतना बड़ा कंसर्न नहीं है अगर आप सारी चीजों को ठीक तरीके से करते हैं, बिना मतलब की स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं डालते हैं, तो वो भी कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। सर मैंने आपके चैनल से गूगल एड्स, GA4 और GTM सीखा है, क्या मुझे अभी इंटर्नशिप करनी चाहिए, पहले मेटा एड्स सीख लो? बिल्कुल करनी चाहिए इंटर्नशिप। मेटा एड्स बिल्कुल अलग चीज है, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स और GA4 बिल्कुल अलग चीज है। दोनों की इंटरडिपेंडेंसी कहीं पर होती है जब आप स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकली आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। जैसे आपको गूगल एड्स बहुत अच्छे से आता है, फेसबुक एड्स का आप ओवरव्यू समझते हो, दैट्स मोर देन इनफ। अब जरूरी नहीं कि आपको गूगल एड्स में भी सब कुछ आना चाहिए और आपको फेसबुक एड्स में भी सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अनुप्रणा का, सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने आफ्टर सर्टिफिकेशन कोर्स एक एजेंसी ज्वाइन की जो कि 6 मंथ की इंटर्नशिप देगी, तो क्या वो मुझे 6 मंथ ट्रेनिंग देगी या मुझे एज एन एग्जीक्यूटिव काम करना होगा? क्या मैं 6 मंथ में एसईओ सीख जाऊंगा इंटर्नशिप में, जिसके बेसिस में मैं नेक्स्ट कंपनी में एग्जीक्यूटिव की जॉब कर लूं और मैं इंटर्नशिप कंटिन्यू करूं? हाँ बिल्कुल, देखिए इंटर्नशिप अगर आपको मिल रही है और आपको कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। बट आप देखें, जब हम एसईओ की बात करते हैं तो कंप्लीटली एसईओ जो है ना वो आप सीखें, आप ऑन पेज भी करें, आप ऑफ पेज भी करें, आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी समझें, तो आप 6 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। अगर ऐसा है केवल अगर आप बैकलिंक्स ही बनाते वहां पर रहेंगे तो देखिए बैकलिंक्स भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट केवल बैकलिंक बनाते रहना एक क्लरिकल टाइप का टास्क हो जाता है कि आपको 4-5 चीजें बता दी गई, बस आप बैकलिंक्स जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। तो आप बैकलिंक्स तो बनाना सीख जाएंगे, बट जो और भी बाकी की चीजें हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू की, वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों की भी समझ आपको होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि 6 मंथ्स का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, वरना क्या ना फिर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे तो केवल बैकलिंक बनाने के बेसिस पर बहुत ज्यादा आप एसईओ के फील्ड में कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पर जहाँ फिटनेस का क्वेश्चन है, आई एम केशव, मैं एसईओ की फील्ड में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, 2 मंथ से सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएशन कर रहा हूँ, क्या मुझे यही कंटिन्यू करना चाहिए? आई एम सो कंफ्यूज। नहीं, देखिए जब आप एसईओ की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, जब आप एसईओ में इंटर्नशिप की बात करते हैं तो केवल बैकलिंक क्रिएशन ही उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, वो भी आप करें, बट बाकी चीजें भी आपको करनी चाहिए। तो आप जहां भी इंटर्नशिप करें वहां से कोशिश करें कि आप देखें कि आपको जो है बाकी की जो चीजें हैं एसईओ के अंदर उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप केवल बैकलिंक्स बनाना एज अ स्किल ही सीख पाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि एसईओ में बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपकी केवल मदद करने वाली है। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर, वर्डप्रेस से कैसे अर्निंग की जा सकती है, प्लीज गाइड में। देखिए एक तो एडसेंस है, अगर ब्लॉग वगैरह बनाना चाहें आप तो एडसेंस से इनकम कर सकते हैं, एफिलिएट से इनकम कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की स्किल आपके पास आ गई तो हमारे यहाँ एजेंसी में ही जैसे बहुत सारे लैंडिंग पेजेस बनते हैं वर्डप्रेस के ऊपर बनते हैं, तो आप लैंडिंग पेजेस बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इट्स अ स्किल और उसके थ्रू डिफरेंट वेज हैं आपके अर्निंग करने के, 2-4 जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैं अभी एक कंपनी में कंटेंट राइटर का काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में अगर करियर बनाना चाहता हूँ, मुझे आपके टी शेप वाले टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा क्या? देखिए टी शेप जो टेक्निक होती है ना, पहले तो ये समझिए वो टाइम के साथ अपने आप आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, कितना टाइम लगा? 3-4 महीने लगे। उसके बाद आपने कहीं पर जॉब किया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने इंडस्ट्री में काम किया, फॉर एग्जांपल वहां पर आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ऊपर काम करते थे, तो अनुभव के साथ आपने गूगल एड्स समझा, फेसबुक एड्स समझा, थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग समझी, थोड़ी बहुत लैंडिंग पेजेस की समझ आपको होने लगी, थोड़ी बहुत सीआरओ की समझ होने लगी। अब ये टाइम बीतता जा रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपके जो है वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आपका एक्सपर्टाइज किस में बिल्ड हो रहा है? फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स में, और बाकी चीजें जो है वो आपको ओवरव्यू के तरीके से पता है। तो फेसबुक एड्स और गूगल एड्स यानी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फील्ड में आपको डेप्थ मिल जाती है और बाकी चीजों का ओवरव्यू रहता है। तो ये चीज कोई 1-2 दिन में नहीं होने वाली, इसमें
टाइम लगता है, राइट। और वक्त के साथ आप टी शेप्ड मार्केटर ही बनते हैं अगर आपकी अप्रोच सही है। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑफिशियली मोहित का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं ऊपर देख लेता हूँ इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। आई होप यू आर डूइंग वेल। सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू इमेज एसईओ। सर इमेज एसईओ के लिए ऑल टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन कंटेंट किससे रिलेटेड यूज करें? इमेज रिलेटेड या फिर इमेज जिस टाइटल पैराग्राफ के लिए यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड? इसमें कंफ्यूजन है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और समझा देता हूं लोगों को। तो इनका कहना है कि फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज ली और इस इमेज को लेट से किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के अराउंड हम यूज कर रहे हैं। अब ये इमेज का डिस्क्रिप्शन कुछ और है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि क्या हम इमेज के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑल टेक्स्ट बनाएं, इमेज जिस हिसाब से, या जो इमेज के अराउंड कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से बनाएं? देखो आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा। पहली बात तो कंटेंट इज प्रायोरिटी, ठीक है, कंटेंट इज प्रायोरिटी। तो सबसे पहले आप ये समझे कि कंटेंट के हिसाब से आपकी इमेज होनी चाहिए और उस इमेज के हिसाब से आपके ऑल टेक्स्ट होने चाहिए। तो तीनों में रिलेवेंसी होनी चाहिए। तीनों अगर एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है तो ऐसे ही आप गड़बड़ी कर रहे हैं। नीचे आपने कुछ एग्जांपल लिखा है बट लंबा एग्जांपल, आप समझ जाइएगा कि मैं जो रिलेवेंसी की बात कर रहा हूं उसको आपको मेंटेन रखना है। एक और क्वेश्चन है मोहित का। सर जी वेबसाइट के एवरी पेज एंड पोस्ट पे अनवांटेड स्कीमा लग गया और मैं भूल गया हूं कि कैसे लगाएं। अब इसको निकालना। देखिए अगर अनवांटेड और ऑटोमेटिक स्कीमास लगे हैं तो जरूर किसी ना किसी प्लगइन से लगे होंगे। जरा आपने वर्डप्रेस के अंदर जाकर चेक करिए कि किस प्लगइन से जो है वो स्कीमास लगे हुए हैं। अगर डेवलपर से लगाए हुए हैं फिर तो आपको कोड में जाकर ना डेवलपर से ही मदद लेकर आपको स्कीमास को ढूंढना पड़ेगा और उसको वहां से हटाना पड़ेगा। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सब सिचुएशंस तभी आती हैं जब आप ऑटोमेटिकली आपके स्कीमास लगे होंगे, और ऑटोमेटिकली जो स्कीमास लगते हैं वो बेसिकली प्लगइन से ही लगते हैं। थोड़ा प्लगइन को रिव्यू करें, आई बिलीव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, आजकल ज्यादातर कंपनीज में एसईओ प्लस पीपीसी खोज रहे हैं, तो क्या एसईओ एक्सपर्ट के साथ पीपीसी भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कंपनी एक बंदे से ही दोनों काम कराना चाहती है मतलब वो जुगाड़ जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एसईओ टोटली जो है वो डिफरेंट चीज है, पीपीसी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मतलब आपसे ही अगर दोनों काम कराए जा रहे हैं तो आपका किसी में भी एक्सपर्टाइज जो है वो डेवलप नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखें। वैसे ज्यादातर एजेंसीज आज के टाइम में इंडिविजुअल जो है वो वर्क कराती हैं। क्वेश्चन, अगर हम अपने आर्टिकल में एक कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क, तो अब इस कीवर्ड में बेस्ट शूज और शूज इन न्यूयॉर्क दोनों आ रहे हैं, तो अब हमारा कौन सा कीवर्ड रैंक होगा? देखिए कीवर्ड तो आप ऐसे समझिए, जो आपका बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क है ये एक इंटेंट को कैरी कर रहा है। पीपल आर लुकिंग फॉर बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क, तो बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क से ही रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर आपका पेज जो है वो रैंक होगा अगर आपने इस कीवर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर लिया। ऐसा नहीं कि बेस्ट शूज के ऊपर रैंक होगा, या पर्सन अगर न्यूयॉर्क के अंदर है वो बेस्ट शूज से रिलेटेड सर्च कर रहा है तो आपका पेज रैंक होगा। मतलब ये जो आपका कीवर्ड है बेस्ट शूज इन न्यूयॉर्क, इसकी इंटेंट से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज योर सजेशन अबाउट गेस्ट पोस्टिंग फ्यूचर? बहुत अच्छा है। आज के टाइम में तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे सास प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं या गेस्ट पोस्टिंग निश के अंदर काम करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो बिल्कुल बेहतर फ्यूचर है और बैकलिंक्स बनाने का एक काफी पावरफुल वे है गेस्ट पोस्टिंग। तो मुझे तो लग रहा है कि फ्यूचर है इसमें। आई बिलीव 100% फ्यूचर ठीक ठाक है, अभी कुछ सालों तक तो बिल्कुल है। तो दैट्स इट। आई बिलीव बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे और उनसे आप लोगों को मदद हुई होगी। वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि ये जो बेसिक सवाल है इनसे किसी दूसरे का भी अगर फायदा हो सकता है तो उसको भी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।